नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम आधुनिक विश्व के इतिहास में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में गणतंत्र की स्थापना का इतिहास पढ़ेंगे कि किस तरीके से मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में गणतंत्र की स्थापना की थी। मुस्तफा कमाल पाशा का प्रारंभिक जीवन। मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म 1881 में सेलोनिका में एक साधारण परिवार में हुआ था। उसका पिता कस्टम विभाग में कलरक था। मुस्तफा कमाल ने प्रारंभ में सेलोनिका तथा मोनास्टिर के सैनिक विद्यालयों में सैनिक शिक्षा प्राप्त की और अंत में कुस्तुनतुनिया के उच्च सैनिक महाविद्यालय से सैनिक उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। सैनिक महाविद्यालय के एक प्राध्यापक ने उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसके नाम के साथ कमाल शब्द जोड़ दिया। आगे वह इसी नाम मुस्तफा कमाल से पुकारा जाने लगा। मुस्तफा कमाल में उच्च कोटि की सैनिक प्रतिभा तो थी ही, परंतु उसके साथ ही वे फ्रांस के क्रांतिकारी साहित्य से भी प्रभावित था। 1915 में गैलीपोली के युद्ध में उसने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को पराजित किया। 1915 में गैलीपोली के युद्ध में उसने मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को पराजित किया। उसके युद्ध कौशल के कारण मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। यह कमाल पाशा की एक महत्वपूर्ण सफलता थी और इस सफलता के फलस्वरूप 27 फरवरी 1916 को उसे जनरल का पद तथा पाशा की उपाधि प्रदान की गई। 27 फरवरी 1916 को उसे जनरल का पद तथा पाशा की उपाधि प्रदान की गई। 1916 में उसने काकेशस क्षेत्र में रूसी सेनाओं को पराजित किया। 1916 में उसने काकेशस क्षेत्र में रूसी सेनाओं को पराजित किया। अब उसने संपूर्ण टर्की में कमाल पाशा की प्रसिद्धि फैल गई। प्रथम महायुद्ध में तुर्की की पराजय हुई और उसे अक्टूबर 1918 में मित्र राष्ट्रों से युद्ध विराम की प्रार्थना करनी पड़ी। नेक्स्ट है कमाल पाशा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी संघर्ष। अप्रैल 1919 में कमाल पाशा को मध्य अनातोलिया में तृतीय सेना का इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। कमाल पाशा ने अनातोलिया के राष्ट्रवादियों को संगठित करना शुरू किया और उन्हें राष्ट्र की अखंडता तथा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कटिबद्ध होने के लिए प्रेरित किया। उसकी गतिविधियों से तुर्की सरकार तथा मित्र राष्ट्रों के सैनिक अधिकारी बड़े चिंतित हुए और जुलाई 1919 में उसे पद मुक्त कर दिया। सेना से मुक्त हो जाने पर वह तुर्की के राष्ट्रवादियों का नेता बन गया। जुलाई के अंत में राष्ट्रवादियों का एक सम्मेलन अर्ज रूप में हुआ जिसकी अध्यक्षता कमाल पाशा ने की थी। नंबर 3 है प्रतिनिधि सभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त करना। इसके पश्चात सितंबर 1919 में सिवाई में कमाल पाशा की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। संसदीय निर्वाचन में कमाल पाशा के राष्ट्रवादी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया तथा 16 जनवरी 1920 को प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ, जिसने राष्ट्रीय पैक्ट यानी अर्ज रूम सम्मेलन का प्रस्ताव का समर्थन किया। नंबर 4 है मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के साथ संघर्ष। कमाल पाशा ने अपने सैनिकों को सिलिसिया के फ्रेंच अधिकृत क्षेत्र में आक्रमण करने के आदेश दिए। मित्र राष्ट्रों की सेनाओं के साथ संघर्ष, जिसने कमाल पाशा ने अपने सैनिकों को सिलिसिया के फ्रेंच अधिकृत क्षेत्र में आक्रमण करने के आदेश दिए। फ्रांसीसियों को मरास छोड़कर पीछे हटना पड़ा। मित्र राष्ट्रों के दबाव पर टर्की के सुल्तान को 10 अगस्त 1920 को सेब्रे की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े।
यानी कि मित्र राष्ट्रों के दबाव पर टर्की के सुल्तान को 10 अगस्त 1920 को सेब्रे की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ सेब्रे की संधि की गई। कमाल पाशा ने इस संधि की कटु आलोचना की। इसी समय यूनानी सेना ने अनातोलिया में राष्ट्रवादियों पर आक्रमण कर दिया। 1920 के अंत में राष्ट्रवादी सेना ने आर्मीनियनों को पराजित कर कार्स, अर्धहॉन एवं आर्तबीन पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात जनवरी 1921 में राष्ट्रवादी सेनापति इस्मत ने इनानू नामक स्थान पर यूनानियों को पराजित कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर विवश कर दिया। कुछ समय बाद ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने यूनान और तुर्की के संघर्ष में तटस्थ रहने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट पांचवा है यूनानियों की पराजय। जुलाई 1921 में यूनानियों ने आक्रमण कर अस्की शहर पर अधिकार कर लिया, जिससे राष्ट्रवादी सरकार बड़ी चिंतित हुई। यूनानी सेना अंकारा से 50 मील दूर सकारिया नदी तक आगे बढ़ती गई, परंतु उसके बाद कमाल पाशा के सैनिकों ने सकारिया के युद्ध में सितंबर 1921 में यूनानियों को बुरी तरह से परास्त करके पीछे धकेल दिया। इस वजह की खुशी में राष्ट्रवादी झूम उठे तथा राष्ट्रीय महासभा ने कमाल पाशा को सेना का सर्वोच्च मार्शल का पद एवं गाजी की उपाधि प्रदान की। 20 अक्टूबर 1921 को फ्रांस की सरकार ने राष्ट्रवादी सरकार से अंकारा की संधि कर ली। इस संधि के फलस्वरूप राष्ट्रवादी सरकार को फ्रांस की मान्यता प्राप्त हो गई और दक्षिणी पूर्वी मोर्चे पर लगे हुए हजारों सैनिक पहली पश्चिमी मोर्चे पर यूनान के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने के लिए मुक्त हो गए। सितंबर 1922 में तुर्की सेना ने स्मार्ना पर अधिकार कर लिया। 2 नवंबर 1922 को राष्ट्रीय महासभा ने एक प्रस्ताव द्वारा सुल्तान पद को समाप्त कर दिया। सुल्तान माल्टा भाग गया। इस प्रकार तुर्की एक गणराज्य बन गया। नेक्स्ट है लोसान की संधि। 20 नवंबर 1922 को लोसान का सम्मेलन शुरू हुआ, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, यूगोस्लाविया, रूस, तुर्की और यूनान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 24 जुलाई 1923 को लोसाने की संधि पर हस्ताक्षर हो गए। लोसान की संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। मारित्सा नदी एक पूर्वी थ्रेस के संपूर्ण ब्राग एवं कॉन्स्टेंटिनोपदा पर तुर्की का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया। दार्देनलीज के क्षेत्र को विसैन्यकृत कर दिया गया और उसमें सभी राज्यों के जहाजों को आने जाने का अधिकार दिया गया। नंबर 3 है एजियन सागर में इम्ब्रास, टेनेडास और टेबित द्वीपों पर तुर्की का अधिकार बना रहा। नंबर 4 है तुर्की ने लीबिया, मिस्र, सूडान, फिलिस्तीन, इराक, सीरिया एवं अन्य अरब प्रदेशों पर अधिकार का परित्याग कर दिया और साइप्रस पर ब्रिटिश आधिपत्य को मान्यता दे दी गई। नेक्स्ट है इस संधि में तुर्की की जल, थल एवं वायु सेना पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए गए तथा उससे प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित हर्जाने की रकम भी नहीं मांगी गई। ये संधि कमाल पाशा की एक महान उपलब्धि थी। लोसाने की संधि थी जो कमाल पाशा की एक महान उपलब्धि थी। इस संधि से कमाल पाशा की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी ख्याति चरम सीमा पर पहुंच गई। इस प्रकार हमने मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में गणतंत्रवाद की स्थापना के विषय में अध्ययन किया, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।